नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं टीजी टेट जान 2026 यानी जनवरी 2026 से यह जो पेपर है, इस पेपर को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वह हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर हम जो है साइकोलॉजी में, ओके, साइकोलॉजी में जो है हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, हम जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं पेपर। और जो पेपर जो है एप्लीकेशन मेथड में पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन मेथड में पूछा जा रहा है, तो एप्लीकेशन मेथड से हम जो है काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं और पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी को एक ही बात बताता हूँ, यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो जो है नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनता है। और एप्लीकेशन मेथड भी प्रश्न बनता है, एप्लीकेशन मेथड में भी प्रश्न बन सकता है। और तथ्यात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं और मिलान भी हो सकते हैं, मिलान करना है हमको, ये सारी चीजें होते हैं। तो प्रश्न किस तरह से भी बनाए आपको दिक्कत नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी विषय को जो है अच्छी तरह से तैयार कर रहे हो, तो आपको ये सारे प्रश्न किस तरह से भी पूछा जाए भाई, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कंफ्यूज हो रहे तो यहाँ पर दिक्कत आप में है, ओके, प्रश्न में नहीं है। प्रश्न में दिक्कत कोई नहीं है, बस आप में दिक्कत है। आपको जो है सही ढंग से पढ़ना है, ओके, सही ढंग से उसे समझना है, तब जाके आप जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेथड यानी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एप्लीकेशन मेथड भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? यानी डिटेल स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, आप उसे हम सिस्टमेटिक स्टडी भी कह सकते हैं। देखिए, अगर आप जो है, मैं एक आपका ही उदाहरण दूंगा। आप एक टीचर है, ओके, जो टीचर है तो आपका जो है टीचर है, आप पहले स्कूल को जाना है तो पहले घर से निकलेंगे, फिर बाद में बस स्टॉप जाएंगे, फिर ऑटो पकड़ेंगे, फिर उसके बाद स्कूल जाएंगे। स्कूल में जाने के बाद पहले क्या करोगे? पहले जो आपका अटेंडेंस है वो डालोगे, फिर अटेंडेंस होने के बाद क्या करोगे? फिर जो है कक्षा में जाओगे, कक्षा में जाने के बाद क्या करोगे? कक्षा में जाने के बाद बच्चों को जो आज पढ़ाना है वही पढ़ाओगे, क्योंकि बीच में आपको ये जो है आपका घर है या स्कूल है या कक्षा है, कहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप स्कूल से घर जाए या घर से स्कूल जाए, एक ही जगह जाना है, आपको किस तरह से भी प्रश्न पूछे, आपका कॉन्सेप्ट एक ही होना है कि हमको स्कूल को जाना है, ओके, और स्कूल में इस कक्षा में जाना है। किसी मार्ग से ही जाओ कक्षा में, मगर आपको छठी कक्षा में जाना है तो वहां पे आंसर छठी कक्षा में होना चाहिए। आप बस स्टॉप पे, किसी भी बस स्टॉप पे जाओ, आपको स्कूल को जो जाने वाला रास्ता है या जाने वाला जो बस होता है उसी को पकड़ोगे, दूसरा पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे, बहुत सारे बसेस भी आएंगे। तो यही होता है कॉन्सेप्ट का मतलब, जो है पूरा डिटेल स्टडी करके आपको आपके दिमाग में रखना है, ओके, तब जाके आप जो है वो एप्लीकेशन मेथड को समझ पाओगे, ओके, तब तक नहीं। यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन मेथड में क्या होता है कि एप्लीकेशन मेथड में उदाहरण से जो है प्रश्न पूछा जाता है। पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन है, ओके, पहले जो है कुत्ते को जो है क्या किया जाता है? भोजन दिखाया जाता है, भोजन। तो मैं ये बाद में समझाऊंगा। फिर बाद में घंटी से जो है जोड़ा है, घंटी से जोड़कर क्या किया था, इस सिद्धांत को हम इसे जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत, वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले उदाहरण दिया जाता है कि घंटी से जो है बार बार घंटी बजाने के बाद कुत्ते के अंदर जो है लार उत्पन्न हो रहा है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये जो है रेस्पॉन्स, ओके, रेस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत आता है। इस तरह से भी प्रश्न बनते, तो इसको आप क्या होता है, आपका जो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण ही आप जो है उस प्रश्न को हल नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन के माध्यम से सीखना, ये क्या होता है? पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये शास्त्रीय अनुबंधन क्या है और इसके माध्यम से क्या सीखते हैं हम। इस तरह से आप जब पढ़ते समय, आप प्रश्न जब ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है डाउट क्लियर हो जाता है। आप जो है प्रैक्टिस कम करते हो और पढ़ते ज्यादा हो तो क्या होता है, आपको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है शास्त्रीय अनुबंधन के माध्यम से सीखना। तो शास्त्रीय अनुबंधन क्या है?
यह किसने दिया है, इसके प्रतिपादक कौन है, ये चीज आपको याद रखनी है, यानी आपको याद आ जानी चाहिए जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो। और माध्यम यानी कैसे सीखा जाता है, इसके अंतर्गत वही दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में क्या होता है, मैं पहले इसके बारे में शास्त्रीय अनुबंधन क्या होता है उसको समझाता हूं, फिर बाद में आप ही इसका आंसर सही बता दोगे। ओके, चलिए देखिए पहला यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न जो है कहाँ से दिया गया है यह प्रश्न, तो यह प्रश्न जो है लर्निंग थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा सीखना, इस टॉपिक से जो है यह प्रश्न पूछा गया। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही प्रश्न को देखते हैं कि यह किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा गया है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये टॉपिक जो है मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसे रूसी वैज्ञानिक कौन थे, इवान पावलो ने प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया, शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा सीखना जो थ्योरी यानी सिद्धांत है, उसे पावलो ने जो है प्रतिपादित किया गया है। तो जैसे ही आप टॉपिक देखते हो, ये सारी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए। फिर शास्त्रीय अनुबंधन जो है क्लासिकल कंडीशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसका अर्थ देखिए, जब किसी प्राकृतिक प्रतिक्रिया यानी नेचुरल रिस्पांस को किसी नए संकेत यानी स्टिमुलस के साथ जोड़कर सीख लिया जाता है, तो उसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। यानी जो भी हम जोड़कर किसी यानी स्टिमुलस के साथ जोड़कर जब हम सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन अनुबंधन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी। कैसे, जैसे ही घंटी बजेगी बच्चे क्या करेंगे, कक्षा में आकर बैठ जाएंगे। तो उनको पता है घंटी बजते ही हमें क्या करना है, कक्षा में जाना है। ओके, ऐसा ही उन्होंने क्या किया था, इवान पावलो ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसको जो पहले क्या कहते हैं, भोजन दिखाता है, फिर बाद में घंटी बजाकर जो है लार उत्पन्न करता है। पहले भोजन से जो है नेचुरली उसका लार जो है उत्पन्न होता है, मगर घंटी से भी लार उत्पन्न हम कर सकते हैं, वो चीज सिखाई है हमको। किसने, इवान पाल्वो ने। तो वो कैसे, वो भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। चलिए, तो अर्थात क्या हो जाता है, उत्तेजना यानी स्टिमुलस का मतलब उत्तेजना और प्रतिक्रिया रिस्पांस के बीच, इन दोनों के बीच, किसके बीच, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच जो होता है, बीच संबंध जो स्थापित करके सीखना होता है, इसके बीच जो संबंध होता है उसको करके नई चीज सीखना होता है। ये चीज जब हम सीखते हैं तो इसे ही अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन भी हम कह सकते हैं इसे। कैसे वो, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो है प्रतिपादक है, यहाँ पर कुत्ते को हम दिखाया गया है, चित्र भी आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको आसान सा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फूड यानी यहाँ पे पहले जो है फूड को दिया है, फूड जैसे ही देते कुत्ते के मुंह में लार आना चालू हो जाता है। फिर घंटी, नो रेस्पॉन्स, पहले जब घंटी दिखाते हैं तो नो रेस्पॉन्स, फिर ड्यूरिंग कंडीशन बेल प्लस फूड दिखाता है, फिर बेल दिखाएगा, फिर फूड दिखाएगा, तो क्या होगा, लार उत्पन्न होगा। फिर बाद में बेल ही बजाएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद बेल बजाने के बाद भी क्या हो रहा है, लार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं है, वही यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ के पावलाव का प्रयोग, देखिए यहाँ पे क्या है, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ये सभी को पता होना चाहिए। प्रयोग की प्रक्रिया कैसी थी, देखिए कुत्ते को भोजन दिखाया गया, कुत्ते में मुंह में लार आई, यानी कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, जैसे ही भोजन दिखाया लार आने शुरू हो गए, लार आने शुरू हो गए। फिर भोजन देते समय घंटी बजाई, यानी भोजन प्लस घंटी। ओके, भोजन प्लस घंटी, यानी जब भी भोजन देता है तब घंटी बजाई। ओके, यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, यानी भोजन देना घंटी बजाना, भोजन देना घंटी बजाना। बाद में केवल घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार आना शुरू हो गया, लार आना शुरू हो गया, लार आने लगती है। इस प्रकार कुत्ते ने घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ लिया, घंटी की आवाज से क्या किया, भोजन से जोड़ लिया है। तो अभी उसको भोजन दिखाने की जरूरत है कि नहीं है, हाँ जब भी घंटी बजाओगे वो समझ जाएगा कि उसे भोजन मिलने वाला है। वैसे ही जो है हम जो है इस तरह से हम बच्चों को भी नई चीजें सिखा सकते हैं, यानी दूसरों चीजों से जोड़कर जो है हम नई चीज सिखा सकते हैं। यहाँ पे वही हमको बताने जा रहे, कौन,
पालोव, ओके, पावलोव ने यह सिद्धांत जो है करके हमको दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके जो मुख्य अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक उद्दीपक, यानी प्राकृतिक उद्दीपक में क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। जो बिना सिखाए प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जो बिना सिखाए भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, तो कौन है वो कौन सी चीज है? हाँ, जैसे हम देखते हैं तो हम क्या होता है, रेस्पॉन्स होते हैं। हाँ, तो वो भी यहाँ पे क्या होता है, भोजन, या जो भोजन है जब हम कुत्ते को दिखाते हैं तो क्या होता है, कुत्ता जो है रेस्पॉन्स करने लगता है ना, उसके मुंह में ला रहा ना, तो वह उत्पन्न करे, कौन कर रहा है उत्पन्न? भोजन जो है प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। ये चीज आपको समझनी है। फिर दूसरा प्राकृतिक प्रतिक्रिया, ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उद्दीपक था जो स्वाभाविक रूप से हो, जो स्वाभाविक से हो जाता है। भोजन देखकर ला रहा ना, ये स्वाभाविक है ना, ओके। अगला जो देखिए कृत्रिम, यानी शर्तबद्ध उद्दीपक भी कह सकते हैं हम इसे, जो पहले प्रतिक्रिया नहीं देता लेकिन सीखने के बाद प्रतिक्रिया देने लगे। यानी उदाहरण घंटी, पहले जब घंटी दिखाते हैं तो रिस्पॉन्स करता है क्या? नहीं करता है। फिर बाद में भोजन के साथ घंटी दिखाने के बाद बहुत सारे कई बार प्रैक्टिस करने के बाद घंटी बजाने से भी क्या होता है, वो रिस्पॉन्स करने लगता है। अगला जो देखिए शर्तबद्ध प्रतिक्रिया, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, सीखने के बाद उत्पन्न प्रक्रिया यानी प्रतिक्रिया। क्या सीखने के बाद? उदाहरण केवल घंटी सुनकर ला रहा, ओके, सीखने के बाद पहले घंटी सुनकर ला रहा था कि नहीं, फिर सीख भी लिया ना, घंटी जैसे ही बजेगी तो क्या होगा, उसे भोजन मिलेगा, ऐसा वो दिमाग में बैठ जाएगा और जो है उसके मुंह में ला रहा ना शुरू हो जाता है, ओके। तो इन सारी चीजों को हम जब समझते हैं तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, हम आगे देखते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं वो देखते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन से अच्छे व्यवहार सिखाया जा सकता है। क्या होता है? शास्त्रीय अनुबंधन से जो है हम अच्छे व्यवहार सिखा सकते हैं। जैसे स्कूल की घंटी सुनकर बच्चे कक्षा में आ जाते हैं, ये भी अच्छा व्यवहार है। प्रशंसा मिलने पर विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि ले सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी जो है अच्छा व्यवहार है। बार बार अगर आप बच्चे की प्रशंसा करोगे तो क्या होगा, बच्चा, विद्यार्थी क्या होता है, पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। तो ये पालवो का सिद्धांत हमें सिखा रहा है कि बच्चे को जो है हम प्रशंसा देना चाहिए। बच्चों को जब भी हम पढ़ाते हैं उसको प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा जो है हमें करनी चाहिए। अभी ये जुड़ रहा है कि नहीं पालवो के सिद्धांत से? ऐसे भी हम बच्चों को समझा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, वो पढ़ाई में रुचि भी लेगा, ओके। और इसी से क्या होता है, बुरी आदतें भी छुड़ाई जा सकती है। किससे? अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन से जो है हम बच्चे के अंतर्गत जो भी बुरी आदतें हैं उसे भी छुड़ा सकते हैं। यानी कैसे, कौन से, जैसे डर, फोबिया, बुरी आदतों का उपचार, इस तरह से काउंसलिंग और व्यवहार चिकित्सा, इस तरह से हम जो है उनको छुड़ा सकते हैं। ये हमें जो है सिद्धांत हमें बताता है। तो शिक्षा में इसका क्या महत्व है? शिक्षा में अच्छी आदतों का निर्माण, तो उसमें समय पालन, अनुशासन, स्वच्छता, भय दूर करना, इसमें गणित का बच्चे को डर होता है, परीक्षा का भय होता है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर जो भी है वो दूर कर सकते हैं। रुचि उत्पन्न करना, इससे पहले बताया था हमने, जैसे प्रशंसा करेंगे रुचि उत्पन्न होगी। शिक्षक यदि रोचक तरीके से पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी विषय में रुचि लेंगे, यानी पढ़ाएंगे उस तरह से भी तो रुचि लेंगे, और उसकी प्रशंसा करोगे तो भी वह रुचि लेकर पढ़ेगा। ये बात आपको याद रखें। जो परीक्षा के लिए तथ्यात्मक प्रश्न है, प्रतिपादक कौन है शास्त्रीय अनुबंधन के? तो वो इवान पाउलो है। और सिद्धांत क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ओके। प्रयोग क्या किया था उन्होंने? कुत्ता और घंटी, ओके, ये दो चीजें याद रखनी है। शिक्षा में उपयोग क्या है? आदत निर्माण और अनुशासन। और क्या है? भय को दूर करना। शिक्षा में उपयोग क्या है इसका? आदत का निर्माण करना, अनुशासन करना, अनुशासन बनाए रखना, भय को दूर कर सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण चीजें है, आपको जो एग्जाम में काफी मदद मिलेगी यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हम अनुबंधन माध्यम से जो सीखना होता है उसके बारे में हमने देखा है। तो आप जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो वहां पर कहाँ से वो टॉपिक जो है पूछा गया है, वो किसका सिद्धांत है, वो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तब जाके आप हल कर सकते हो। देखिए अब आपको विकल्प पढ़ना है, आप ही इसका जो है सही उत्तर बता दोगे। देखिए विकल्प है ये,
वांछित व्यवहार को सीखने में मदद करता है। या शास्त्रीय अनुबंधन जो माध्यम से सीखना जो होता है, ये सही में जो है सीखने में मदद करता है कि जो चीजें सीखनी है, अच्छी चीजें, वांछिता नहीं, जो आवश्यक चीजें हैं, तो हाँ भाई ये करता है, इसलिए ये इसका सही हो जाएगा। दूसरा, अवांछित व्यवहार को भूलने में मदद करता है। अवांछित यानी बुरी चीजों को दूर करने में भी मदद करता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सही है या क्या? हाँ, ये भी सही है। अगला, आदतें विकसित करने में मदद नहीं करता, तो ये गलत है, क्योंकि आदत निर्माण करने में ये मदद करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये और बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अभी देखिए यहां पर जो है प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इस प्रकार के परामर्श में दर्शता परामर्शार्थी के साथ बहुत अच्छा तालमेल विकसित करता है, जिससे परामर्शार्थी खुलकर अपनी बात कह पाती है, समस्या पर चर्चा कर पाती है और अपनी समस्या तथा स्वयं के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाने की स्थिति में आ जाती यानी आ पाती है। तो परामर्श का यह प्रकार है, परामर्श का यह प्रकार है। तो यह किस टॉपिक से दिया गया है? तो यह जो है परामर्श टॉपिक से दिया गया है। तो ये इसमें परामर्श जो है कितने प्रकार के हैं? डायरेक्टिव परामर्श, इनडायरेक्टिव परामर्श, यानी गैर निर्देशात्मक, हाँ, निर्देशात्मक, इस तरह से होता है ना, तो वो भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये पूरा जब प्रश्न आप पढ़ रहे हो तो इसमें जो है परामर्शदर्शिता और परामर्शार्थी के बारे में यानी फोकस किया गया है। ओके, तो वो जो है खुलकर अपनी बात वो कह सकते हैं। ओके, वही समस्या को भी सुलझा सकती है। तो वो यह परामर्श का प्रकार है। तो कौन सा परामर्श प्रकार है इसमें? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो परामर्शार्थी है वही खुलकर अपनी बात कह पाती है, समस्या पर चर्चा भी कर रही है और समस्या तथा स्वयं को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाने की स्थिति में आ पाती है, आ रही, वही कर पा रही है सारी चीजें। तो ये किस परामर्श के अंतर्गत आता है, वो ढूंढना है हमको। तो हमारे पास हमको क्या याद आना चाहिए कि हमें जो है कितने प्रकार के जो है परामर्श है। ओके, वही हमको देखना है, यानी नॉन डायरेक्टिव है कि डायरेक्टिव है। यहाँ तो उत्तर तो गैर निर्देशात्मक है, बहुत सारे हैं, 4 या 5 होते हैं, वो हम देखेंगे। ये क्या हो जाता है, ये एप्लीकेशन मेथड ही है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले उदाहरण देगा, फिर सिद्धांत को बताया, सिद्धांत को पूछेगा, सिद्धांत या टॉपिक को पूछेगा। वही किया है यहाँ पे, वही किया है कि नहीं? पहले जो है पूरा उदाहरण देगा, फिर लास्ट में पूछेगा कि ये कौन सा परामर्श है। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछा जाता है भाई। प्रश्न किस तरह से भी पूछे, आपका टॉपिक क्लियर है, आपने सही तरीके से पढ़े हैं, तो सही में आप पढ़े हो तो करोगे। ओके, तो देखिए यह जो प्रश्न है गाइडेंस और काउंसलिंग यानी निर्देश एवं परामर्श टॉपिक से पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया था, फिर भी लिख कर यहाँ पर जो है मैंने एक पीपीटी बनाया है आपके लिए, जो पीपीटी से जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आता है, इसलिए मैंने पीपीटी बनाया है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, परामर्श टॉपिक से पूछा गया है, निर्देश एवं परामर्श टॉपिक से पूछा गया। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, किसने दिया है ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से टाइप्स ऑफ काउंसलिंग परामर्श के प्रकार में से एक है। क्या है, मैंने पहले ही बताया है, एक परामर्श के प्रकार में से एक है। कितने प्रकार के परामर्श परामर्श हो सकते हैं वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे एक प्रश्न आप पढ़ते हो। तो ये जो है गैर निर्देशात्मक परामर्श पर आधारित है। प्रश्न क्या है, ये जो है गैर निर्देशात्मक परामर्श पर प्रश्न आधारित है। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से कार्ल कार्ल रोजर्स ने जो है विकसित किया था। तो ये किसने विकसित किया था? कार्ल रोजर ने विकसित किया था। इसे क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग या पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया आपको, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब जो है तथ्य भी आते हैं उसी के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि तथ्य को नहीं जोड़ना, ऐसा नहीं होता है। ओके, पूरे जो है तथ्य भी आपको याद रखनी चाहिए। प्रश्न में क्या लिखा है, देखिए प्रश्न में लिखा है काउंसलर यानी परामर्श अच्छा रैपोर्ट बनाता है। ओके, काउंसली खुलकर बात करता है, स्वयं ऑब्जेक्टिव व्यू विकसित करता है। ये सभी विशेषताएं किसमें आती है भाई? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी गैर निर्देशात्मक जो काउंसलिंग है उसके अंतर परामर्श के अंतर्गत आता है। इसलिए ये सही उत्तर क्या होता है इसका? तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, तो बाद में देखते हैं, पहले आगे बढ़। तो
गैर निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है उसका अर्थ पहला समझते हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदर्शता यानी परामर्शदाता यानी काउंसलर सीधे सलाह या निर्देश नहीं देता। वह ऐसा वातावरण बनाता है जिससे परामर्शार्थी यानी काउंसली जो होती है खुलकर अपनी समस्या बताए और स्वयं समाधान तक पहुंचे। ये होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, जो परामर्शदाता जो है वही जो है सीधा सलाह देता है, पर यहाँ पर क्या होता है ये सीधा नहीं दे पाता है। ओके, वह स्वयं करता है। कौन? जो काउंसली होती है, परामर्शार्थी जो होती है, वो स्वयं समाधान तक जो है पहुंचती है। सरल शब्द में देखा जाए तो यह यहाँ समस्या का समाधान परामर्शदाता नहीं बल्कि स्वयं जो है परामर्शार्थी खोजता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, यहाँ समस्या का समाधान परामर्शदाता नहीं बल्कि स्वयं परामर्शार्थी खोजता है, तो यह किस के अंतर्गत आता है, किस परामर्श के अंतर्गत आता है? ऐसा ही प्रश्न पूछे तो आपको क्या याद आना चाहिए? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। काउंसलिंग यानी काउंसलिंग केंद्र में होता है, ये काउंसलिंग केंद्र में होता है। ओके, यहाँ पूरा ध्यान विद्यार्थी व्यक्ति पर होता है, विद्यार्थी के व्यक्ति पर ही यह पूरा ध्यान होता है। काउंसलर क्या करता है? निर्देश नहीं देता है। यहाँ पे काउंसलर निर्देश नहीं देता, वह केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ओके, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, परामर्शार्थी अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करती है, वो स्वतंत्र होती है। वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होती है। ओके, आत्म समझ विकसित होती है, व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या को समझता है। किससे? नॉन डायरेक्टिव काउंसिल से जो है स्वयं की समस्या को वो समझता है। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। यह जो चित्र है उसी से संबंधित है। देखिए, इस देख को आप समझ जा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की? तो देखिए, समस्या व्यक्त करना यानी परामर्शार्थी अपनी समस्या बताता है, काउंसलर ध्यान से सुनता है, वह बीच में रोकता नहीं। क्या करता है? रोकता नहीं, वो बस सुनते रहता है। ओके, भावनाओं को समझना, काउंसलर सहानुभूति दिखाता है, बस वो क्या करता है? मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहा है, यहाँ पे मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए वह सहानुभूति दिखाता है। आत्म विश्लेषण, परामर्शार्थी स्वयं सोचता है, ओके, समाधान तक पहुंचता है। कौन? व्यक्ति खुद निर्णय लेता है। यहाँ पे जो है काउंसलर कुछ भी नहीं का यानी निर्देश देता है, वो केवल मार्गदर्शक का काम करता है। तो इसका जो है शिक्षा में क्या महत्व है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, शिक्षा में इसका क्या महत्व है? तो आत्मविश्वास बढ़ता है, विद्यार्थी स्वयं निर्णय ले सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो परामर्श है उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। उसके अंतर्गत हम ये प्रक्रिया भी हमने देखी थी। ओके, नॉन डायरेक्टिव की प्रक्रिया हमने समझी थी, उसी तरह से बाकी की जो भी प्रक्रिया होती है उसे भी हमें समझना है। ओके, मानसिक तनाव कम होता है, इससे क्या होता है? बच्चा खुलकर बात कर पाता है। व्यक्तित्व विकास यानी सेल्फ अवेयरनेस और मैच्योरिटी बढ़ती है इससे। किससे? नॉन डायरेक्टिव काउंसिल से। ओके, शिक्षक विद्यार्थी संबंध अच्छे होते हैं, शिक्षक के और विद्यार्थी के संबंध कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। ओके, आजकल इंटरमीडिएट में भी एक काउंसलर को लगाया गया है। ओके, हर कॉलेज में एक काउंसलर होता है। अभी हमारे कॉलेज में भी एक जो लेक्चरर है वो काउंसलर के तौर पर काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही बात है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, मानसिक तनाव को कम करना है, व्यक्तित्व के विकास को जो है आगे बढ़ाना है, उस तरह से काम करता है यहाँ पे काउंसलर। ओके, इसी उदाहरण से समझे इसे ही। उदाहरण 1 नंबर का देखिए, विद्यार्थी परीक्षा से डरता है, टीचर उसे डांटने की बजाय उसकी बात सुनता है। विद्यार्थी स्वयं समझता है कि उसे नियमित अभ्यास करना चाहिए, तो उसको जब डांटोगे तो वो क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा, तो उसको सुनो। ओके, उसको जब सुनोगे तो वो स्वयं क्या करेगा? जान जाता है कि अरे मुझे फिर से अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा वो समझना लगेगा। अगर आप डांटोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा ना। ओके, दूसरा जो उदाहरण देखिए, बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है, काउंसलर उससे बातचीत करके उसकी रुचियां समझता है। बच्चा स्वयं अपनी समस्या पहचानता है। ओके, उसकी जो रुचियां हैं वो समझता है। कौन? काउंसलर के तौर पर स्वयं बच्चा स्वयं अपनी समस्या पहचान भी लेता है। इस उदाहरण से शायद आपको जो है यह
प्रश्न समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया है और जो टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें दी होती है, ये सारी चीज़ें आपको अभी याद आ रही होगी कि हाँ, मुझे इस तरह से जो है पढ़ना चाहिए। हमने नॉन डायरेक्टिव जो है वो बताया। देखिए डायरेक्टिव काउंसलिंग भी होता है, निर्देशात्मक भी। इसमें क्या होता है, सीधा समाधान दिया जाता है। ओके, काउंसलर सीधा समाधान देता है। इलेक्टिव काउंसलिंग, इसमें उदार परामर्श कहते हैं इसे। ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों का मिश्रण है। ओके, डेवलपमेंट काउंसलिंग यानी विकासात्मक, व्यक्ति के समग्र विकास पर केंद्रित होता है। ये कितने प्रकार के हो गए, तो अभी तो हमने 4 प्रकार के समझे, 1 2 3 और नॉन डायरेक्टिव एक काउंसलिंग, तो 4 हो गए ना। तो और एक भी है, वह कौन सा है हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और एक भी है, वो कौन सा है हमें कमेंट में बता दीजिएगा, आपको मिल जाए तो। ओके, चलिए परीक्षा के बिंदु देखेंगे। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इक्वल टू क्लाइंट सेंटर्ड। ओके, नॉन डायरेक्टिव जब भी आपके दिमाग में आए तो ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होती है। इसके जो प्रतिपादक है कौन है, कार्ल रोजर्स। ओके, कार्ल रोजर्स है। काउंसलिंग कौन है, अधिक स्वतंत्रता होती है। काउंसलिंग को जो है अधिक स्वतंत्रता होती है। काउंसलर क्या करता है, सलाह नहीं देता है, वो खाली मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है। आत्मविश्लेषण पर जोर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, आत्मविश्लेषण पर जोर दिया गया है। तो बताइए, देखिए 2 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। पहला प्रश्न भी समझाया, दूसरा प्रश्न भी समझाया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये स्वयं जो है समस्या पर चर्चा कर पाती है, अपनी समस्या स्वयं के वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अपनाने की स्थिति में आ पाती है। तो परामर्श का यह प्रकार कौन सा है, तो वह प्रकार कौन सा इसमें दिया है क्या, विकासात्मक प्रकार भी होता है, डेवलपमेंट जो होता है ये भी है, नॉन डायरेक्टिव ये भी है, निर्देशात्मक ये भी चारों भी हमने बताया। तो यहाँ किसके अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, इसका सही उत्तर जो है 2 है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी के देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है किस तरह से पढ़ना चाहिए और आपको क्या याद रखना चाहिए। किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट प्रश्न पूछा जाए या एप्लीकेशन मेथड प्रश्न पूछा जाए, किसी भी तरह का प्रश्न पूछे, आपको कब दिक्कत नहीं होगी भैया, आप जब जो है पूरा जो डिटेल स्टडी करते हो, हर चीज को दोहराते हुए याद रखते हुए आगे बढ़ते हो। तो आपको क्या करना है, क्यों पढूं, किस लिए पढूं, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसका जो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये चीजें आपके दिमाग में लानी है। उस तरह से क्वेश्चनिंग करते हुए जब आप पढ़ोगे ना, तब आप डेफिनेटली जो है सक्सेस होगे। देखिए आप यूं ही आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा, हाँ, पर्यायवाची शब्द समझ में नहीं आ रहे, उसके बारे में जो है हमको पता ही नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस करना है, जल्दी तुरंत हमको मार्क्स लाना है, ऐसे चक्कर में जो है हम बहुत सारे टेट जो है क्वालिफाइड नहीं कर पाए। भाई 3 बार 4 बार हुआ तो भी क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जो रीज़न जो होता है, वो क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म में बैठिए मगर सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कीजिए। ओके? तो आराम से जो है आपका टेट क्लियर हो जाएगा, अंक भी अच्छे आएँगे। फिर बाकी के प्रश्न भी मैं जो है कल वीडियो में करा दूँगा। ओके? यहाँ पे 2 प्रश्न ही करने के लिए अभी लगभग आधा घंटा हुआ है। ओके? तो मैं बाकी की चीज़ें भी आपको समझा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और आपका जो लक्ष्य है ज़रूर हासिल कीजिएगा।